प्रिय छात्रों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग अर्थात संरचना एवं बंधन के तहत आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह है डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। प्रिय छात्रों, इससे पहले हम लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हम आपको संकरण के बारे में और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जीज एंड बॉन्ड एंगल के बारे में जानकारी दे चुके हैं। आज यहाँ हम बात करेंगे कि एक रासायनिक बंध जो कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध है, उस सहसंयोजक बंध में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस प्रकार से स्थानीकृत रहते हैं, वो हमने इससे पहले के लेक्चर्स में हम देखा है। और आज हम यहाँ पर यह बात करने जा रहे हैं कि वे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने क्या स्थान से विस्थानीकृत अवस्था में हो सकते हैं या नहीं, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि क्षेत्रीय प्रभाव, जैसे कि हम प्रेरणिक प्रभाव हिंदी में कहते हैं, यानी कि फील्ड इफेक्ट। तो एक सहसंयोजक बंध जो कि दो अलग अलग विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य यदि बनता है तो उसके अंदर हमेशा ही एक स्थायी ध्रुवणता क्या है उत्पन्न होती है। और ये जो पोलरिटी है it causes the electrons in a molecule to be induced towards one defined direction, और यही ध्रुवणता उस बंध से बंधित इलेक्ट्रॉनों को किसी एक दूरी या एक डिस्टेंस पर या एक डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। और यही प्रेरणिक प्रभाव का मुख्य कारण है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द परमानेंट पोलरिटी इन ए मॉलिक्यूल इट विल हैव इंडक्टिव इफेक्ट इन देम, यानी कि उस परमानेंट पोलरिटी की वजह से उस अणु के अंदर क्या है, प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इफ इंडक्टिव इफेक्ट ओरिजिनेट ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट और वाया सॉल्वेंट इफेक्ट, यानी कि यदि विलायक प्रभाव से या उसकी जो आकाशीय व्यवस्था है, यानी कि परमाणु की जो आकाशीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था की वजह से यदि प्रेरणिक प्रभाव की उत्पत्ति होती है तो उसे हम क्षेत्रीय प्रभाव कहते हैं, जो कि हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर इसका अध्ययन अधिकता से करते हैं। Let us consider a molecule that has following skeleton। यदि एक अणु जिसके पास में कि इस प्रकार का स्केलेटन है, जिसमें कि हम देखते हैं कि कोई X परमाणु है वो कार्बन के स्केलेटन C1, C2, C3, C4 से बंधा हुआ है, जहां पर कि वो C1 से सीधा सीधा बंधा हुआ है। यदि X एटम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी कि क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी कि विद्युत आकर्षी है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी यदि है इन नेचर, देन इट अट्रैक्ट्स द C1 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो वो इस बंध पेयर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस कारण से X पर क्या होगा, आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, तो C1 पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब C1 पर आंशिक धनावेश आने की वजह से ये क्या करेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस वजह से C2 पर भी क्या होगा, आंशिक धनावेश आ जाएगा। फिर यही प्रक्रिया आगे चलती चली जाएगी। लेकिन ये जो पावर है इसकी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, वो जैसे जैसे बंध के साथ हम आगे बढ़ते चले जाते हैं वो क्या होती है, कम होती चली जाती है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे x है पार्शियल नेगेटिव 4 है तो इसमें 4 गुना अधिक क्षमता है, तो इसमें 3 गुना है, तो इसमें 2 गुना है, तो इसमें सिर्फ 1 गुना रह गई। अर्थात ये जो प्रभाव है वो बंध की दूरी के साथ साथ कम होता चला जाता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वाया बॉन्ड्स ड्यू टू एन एटम और ग्रुप इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव क्या है कि किसी परमाणु या ग्रुप द्वारा डाला गया वह प्रभाव है जो कि बंध के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण को व्यक्त करता है। दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट, यह क्या है, एक स्थायी प्रभाव है, एंड प्रोसीड्स थ्रू बॉन्ड, और बंध के द्वारा प्रभावी रहता है। इफ एटम Y इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यदि X एटम विड्रॉइंग था तो यदि कोई Y एटम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो यही प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। उस परिस्थिति के अंदर Y इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसके ऊपर आंशिक धनावेश, तो C1 के ऊपर आंशिक ऋणावेश। अब इस पर आंशिक ऋणावेश है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर की ओर डोनेट करेगा, फिर ये डोनेट करेगा, फिर ये डोनेट करेगा, लेकिन जो पावर है वो Y से दूर होते होते कम होती चलेगी। दिस इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज इंडक्टिव इफेक्ट ओरिजिनेट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज कॉल्ड -I इफेक्ट, यानी कि -I प्रभाव की वजह से होने वाले प्रेरणिक प्रभाव को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से होने वाले प्रभाव को हम क्या कहते हैं, -I इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से होने वाले प्रेरणिक प्रभाव को हम क्या कहते हैं, +I प्रभाव कहते हैं।
यहाँ एक टेबल में हमने कुछ ग्रुप लिस्टेड किए हुए हैं जो कि -I प्रभाव और +I प्रभाव वाले होते हैं। जैसे कि +I प्रभाव वाले मुख्य रूप से हमारे सारे के सारे जैसे एल्किल समूह होते हैं वो दिए हुए यहाँ पर -I ग्रुप, -I ग्रुप, -I इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उससे अधिक कहीं महत्वपूर्ण है उसकी एप्लीकेशंस। तो हम एक एक करके यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के जो प्रभाव हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर महत्वपूर्ण क्या है, सामान्य, उन सब के बारे में विवेचना करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एसिड यानी कि अम्ल है। क्यों? क्योंकि ये H को H+ के तौर पर क्या कर देता है, निकाल देता है। तो उसका कारण क्या, एकमात्र कारण यह है कि ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन और CO से लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच कर रखेगा, तो H आसानी से निकल जाएगा, becomes easier, that's why they behave as acid। ऑल्सो कार्बोक्सिलेट आयन, और उसके पश्चात जो H+ निकल जाता है, तो जो कार्बोक्सिलेट आयन बना वो कार्बोक्सिलेट आयन उन्माद के माध्यम से क्या है, विस्थानीकरण कर लेता है इलेक्ट्रॉनों का, तो उसका स्थायित्व और बढ़ जाता है। यदि कोई ऐसा समूह है जो -I प्रभाव लिए हुए हो और वो COOH ग्रुप से यदि लगा हुआ हो, तो इसका वियोजन और अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी जो अम्ल की सामर्थ्य वो और अधिक बढ़ जाएगी, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फॉर्मिक एसिड है उसकी स्ट्रेंथ एसिटिक एसिड से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड में मिथाइल का +I इफेक्ट है, जबकि यहाँ पर वो इफेक्ट नहीं है। तो +I इफेक्ट की वजह से एसिटिक एसिड की स्ट्रेंथ कम है, जबकि यहाँ पर इफेक्ट +I नहीं है, तो इसलिए इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसी प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर CH3 के तीनों H को 3 क्लोरीन से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, यानी कि 3 ऐसे क्लोरीन हैं जो कि -I प्रभाव लिए हुए हैं। तो ये सर्वाधिक अम्लीय है CHCl2 की तुलना में, CHCl2 CH2Cl की तुलना में, और ये अधिक अम्ल है किससे, एसिटिक एसिड की तुलना में। क्योंकि हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ -I ग्रुप जितने ज्यादा लगते चले जाएंगे उतने ही उसकी क्या होगी, अम्लता बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो अलग अलग विद्युत ऋणी है, तो उसमें कौन सा अधिक विद्युत ऋणी है, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्लोरीन की अपेक्षा अधिक होती है। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फ्लोरो एसिटिक एसिड है उसकी अम्लता क्लोरो एसिटिक एसिड की तुलना में अधिक होती है। नाउ बेस स्ट्रेंथ ऑफ एल्किल एमिन्स, हम जानते हैं कि जो अमोनिया है वो बेस है। क्यों? क्योंकि अमोनिया के ऊपर जो उपस्थित लोन पेयर है वो आसानी से किसी को दिया जा सकता है, तो वो एज ए लुईस बेस के तौर पर कार्य करता है। अब यदि इसके साथ में कोई एक ऐसा समूह लग जाए, जैसे कि एल्किल समूह लग जाए, तो एल्किल एमिन्स बन जाते हैं। तो एल्किल समूह का +I इफेक्ट होता है, तो वो +I प्रभाव क्या करता है, उन लोन पेयर को धक्का देगा, यानी कि रिपेल करेगा, तो वो और आसानी से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा। या यूं कहूं कि +I इफेक्ट की वजह से एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन पर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी और बढ़ गई, और वो आसानी के साथ में क्या करेंगे, एज ए लोन पेयर रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे, डोनेट कर दिए जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ वो क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे, यानी कि उनका जो Kb वैल्यू है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, वो इंक्रीज होती चली जाएगी। इसीलिए अमोनिया की तुलना में जो एल्किल एमीन होते हैं वे अधिक क्षारीय होते हैं। यहाँ हमने एमिनो की तुलना करी है अमोनिया के सापेक्ष, तो हम देख सकते हैं कि अमोनिया के से अधिक अम्लीय क्या होते हैं, हमारे एल्किल एमीन। अब यदि हम एल्किल एमीन 3 प्रकार से हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो हम देखते हैं कि यदि एक ही एल्किल समूह है तो वो अमोनिया से अधिक अम्लीय है, लेकिन अधिक क्षारीय है। लेकिन यदि 2 एल्किल समूह हो गए तो वो प्राथमिक से अधिक हो गया। लेकिन 3 एल्किल समूह होने पर उसकी क्षारकता 2 एल्किल समूह वाले से क्या हो गई, कम हो गई। तो उसका कारण क्या बताया गया है, त्रिविमीय बाधा, कि भाई जो 3 एल्किल समूह होते हैं वो इस लोन पेयर को उस प्लेन में नहीं रहने देते जो कि आसानी से दान की जा सके, इसलिए इसकी जो क्षारकता है उसमें कमी आ जाती है। परंतु क्या देखा गया कि इसकी जो क्षारकता है वो अमोनिया से कहीं अधिक होगी। कब? जबकि ये एल्किल ग्रुप कोई एक मिथाइल समूह हो। यानी कि सामान्यतया हम ये नहीं कह सकते कि जो टर्शरी एमीन होती हैं वे सारी की सारी अमोनिया से दुर्बल होती है, नहीं। अमोनिया से एक टर्शरी एमीन प्रबल है, वो कौन सी, जबकि R जो समूह हमारा एल्किल समूह वो क्या हो, मिथाइल हो। लेकिन यदि यही समूह इथाइल हो, बड़ा हो जाएगा, तो अब यहाँ पर स्टेरिक एंट्रेंस प्रभावी हो जाएगी, तो अमोनिया क्या हो गया, इससे अधिक प्रबल क्षारीय हो गया।
और अमोनिया से प्रबल हमारा केवल एक एल्किल समूह वाला इथाइल एमीन होगा ही, और फिर डाई इथाइल एमीन स्वाभाविक है इससे अधिक क्षारीय होगा ही होगा। इन तीनों के कारण, सबके कारण यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। ड्यू टू प्लस ए इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ टर्शियरी एमीन्स, अमोनिया इज लेस बेसिक देन एल्किल एमीन। अमोनिया लेस बेसिक होता है एल्किल एमीन से, कब? जबकि केवल मिथाइल हो। लेकिन यदि कोई बड़ा समूह आ जाए तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अमोनिया प्रबल हो जाएगा और वो दुर्बल बेसिक हो जाएगा। नाउ डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सामान्यतः जो डायपोल मोमेंट है द्विध्रुव आघूर्ण, वो इंक्रीज हो जाता है दो समूह का जबकि वे एक दूसरे के साथ अपोजिंग स्थिति में नहीं हो, यानी कि उन दोनों का जो प्रेरणिक प्रभाव है वो एक दूसरे का विरोध न करता हो। तो उस परिस्थिति के अंदर जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण यौगिक का कुछ न कुछ होगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि सिस टू ब्यूटेन का डायपोल मोमेंट है, लेकिन ट्रांस टू ब्यूटेन का डायपोल मोमेंट शून्य है। कारण ये दोनों एक साथ क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में होने की वजह से इनका डायपोल मोमेंट तो काउंटर्ड हो जाता है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इनका डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है, तो परिणामी डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। ये देखिए इस प्रकार से एरो से हमने यहाँ व्यक्त कर रखा है, ये व्यक्त कर रखा है, ये अपोजिट है, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से यहाँ परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को भी हम प्लस आई इफेक्ट के माध्यम से समझा सकते हैं। हम जानते हैं कि कार्बोनियम आयन का स्थायित्व होता है कि जो तृतीय कार्बोनियम आयन होता है वो द्वितीयक से अधिक स्थायी होता है और द्वितीयक जो है वो प्राथमिक से अधिक स्थायी होता है। उसका कारण भी हम यहाँ समझा सकते हैं। हम देखते हैं कि ये कार्बन जिस पर की धनावेश है, यानी कि कार्बोनियम कार्बन है, उस पर यदि 3 मिथाइल समूह लगे हुए हैं तो उसका जो स्थायित्व है वो द्वितीयक से, और द्वितीयक का स्थायित्व प्राथमिक से अधिक है। उसका एकमात्र कारण यह है कि जो 3 मिथाइल समूह हैं ये प्लस आई प्रभाव वाले होते हैं, जो क्या करते हैं, इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, डिस्पर्स करने का काम करते हैं, जिससे कि उसको स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसी कारण से प्लस आई प्रभाव की वजह से हम कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को भी आसानी से समझा सकते हैं। That actually disperse or neutralize the positive charge on carbon atom, hence stability increases. Delocalized chemical bonding दूसरे तरह का जो कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, यानी कि delocalized विस्थानीकरण जो इलेक्ट्रॉनों का वो किन किन माध्यम से हो सकता है। तो पहला माध्यम हमने यहाँ क्या देखा, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा माध्यम क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये प्रभाव किस प्रकार से कार्य करता है, दिस इज टाइप टेम्पररी इफेक्ट। यह एक प्रकार का क्या है, टेम्पररी इफेक्ट है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करता है। ऐसे अणु जिसमें कि आइदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो या उनके नियर बाय में क्या हो, कोई अल्टरनेट पोजीशन पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वैसे अणु यह प्रभाव दर्शाते हैं। इन दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट में क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, बट टेम्परेरीली, लेकिन अस्थायी रूप से, फ्रॉम देयर पोजीशन टू द नेक्स्ट बॉन्ड, या तो अगले बंध पे या अगले परमाणु पर। यानी कि या तो क्या हो कि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर हो, वो क्या होंगे, अगले बंध पर या अगले परमाणु पर कंप्लीटली ट्रांसफर तो हो जाते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी इफेक्ट है। ड्यू टू दिस देयर इज क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन द मॉलिक्यूल। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीट शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पर, तो जहां से जाएगा वहां पर धनावेश आ जाएगा और जहां जाएगा वहां ऋणावेश आ जाएगा, इसलिए यहां पर चार्ज क्रिएशन हो जाता है। दिस इफेक्ट इज टेम्पररी, ये जो प्रभाव है वो टेम्पररी है, एंड अकर्स ओनली व्हेन एन अटैकिंग एजेंट अटैक्स ऑन द मॉलिक्यूल। यह प्रभाव क्या है, टेम्पररी है। और कब प्रभावी होता है, जबकि कोई बाहरी आक्रमणकारी क्या है, एजेंट, जिसे कि हम क्या कहते हैं, रिएजेंट्स कहते हैं, जैसे कि कोई न्यूक्लियोफाइल हुआ या इलेक्ट्रोफाइल हुआ, उस परिस्थिति में ही यह प्रभाव प्रभावी होता है। एंड द इफेक्ट डिमिनिशेस इफ दिस अटैकिंग एजेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन साइट। और जैसे ही आप उस इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को यदि हटा दें तो यह प्रभाव क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहां से उठ करके इस कार्बन पे चले गए, तो चार्ज क्रिएशन हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी प्रकार से ये बॉन्ड यहाँ आ गए, यदि यह लोन पेयर था तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, ये चले गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अकर्स इन दैट डायरेक्शन विच फेवर्स द रिएक्शन कंडीशन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट उस डायरेक्शन में प्रभावी होता है जहां की करने से या जहां पर होने से वो रिएक्शन कंडीशन को क्या करता है, फेवर करता हो। जैसे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उपस्थित हुआ तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, जो कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होता है उस पर चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप में हम जानते हैं बड़ी आसानी के साथ में जो लोन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन पर ले जाते हैं और ये न्यूक्लियोफिलिक साइट क्रिएट हो गई, ये न्यूक्लियोफिलिक साइट क्रिएट हो गई। तो आसानी के साथ में यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन संपन्न हो जाती है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्सो डिसाइड्स, यानी कि जो प्रेरणिक प्रभाव है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की डायरेक्शन को तय कर सकता है। कैसे? यदि प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट वाला कोई समूह अटैच्ड हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट उसी डायरेक्शन में प्रभावी होगा जिधर की उनका इंडक्टिव इफेक्ट कार्य करता है। तो हम जैसे जानते हैं कि मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट कार्य करेगा इस तरफ, तो इनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी इधर की तरफ कार्य करेगा। इसी प्रकार से OH का इंडक्टिव इफेक्ट होता है माइनस आई, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को, बॉन्ड पेयर को इधर अट्रैक्ट करेगा ये, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या होगा, इधर की तरफ ही होगा, यानी कि इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये तय कर रहा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के लिए इधर की तरफ होना है। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर रेजोनेंस के बारे में डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग में। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। तो डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग यानी कि विस्थानीकृत रासायनिक बंध, जहां पर कि हम इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण जो कि एक सहसंयोजक बंध के बनने के पश्चात किस किस प्रकार से हो सकता है उस बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि हमने सबसे पहले प्रेरणिक प्रभाव को देखा और उसके पश्चात हमने यहाँ पर बात करी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। अब हम यहाँ पर आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अनुनाद प्रभाव के बारे में और अति संयुग्मन प्रभाव के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और स्ट्रक्चर बॉन्डिंग से रिलेटेड जो हमारे तीनों वीडियो हैं अब तक रिलीज हुए उनको भी आपने निश्चित रूप से देखा होगा। हाँ, यहाँ पर आई बटन में मैं उन पुराने वीडियोस के लिंक को शेयर कर दूंगा और आप यहाँ एंड स्क्रीन पर भी आप उन वीडियोस के लिंक को देख सकते हैं। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब यदि नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित कोई भी कमेंट हो तो आप उसमें कमेंट श्योर निश्चित रूप से लिखिए। थैंक यू।